नमस्कार। IND एनालिसिस बीजेपी का मिशन 51 में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। भारतीय जनता पार्टी लगातार तमाम सारे कार्यक्रमों के जरिए अपनी चुनावी तैयारियों को और पुख्ता हुआ करती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से यह फोकस रहा है कि जो उसका वोट शेयर रहा 2018 के चुनाव की अगर हम बात करें तो 41% के आसपास उसको वोट शेयर मिला था। बीजेपी की कोशिश रही है कि इसको 41% से बढ़ाकर 51% किया जाए और यही कारण है कि तमाम सारे कार्यक्रमों के जरिए अपने वोट परसेंटेज को बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार लगी हुई है और लगी रही है। पहले भी 51% वोट शेयर का जो बीजेपी का लक्ष्य है, माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जन आशीर्वाद यात्रा से 10% वोट बढ़ने का उसका दावा है। यानी कि जो जन आशीर्वाद यात्रा 3 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक निकली, डबल इंजन सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं उनको जनता के बीच में ले गए। इस दौरान नए सदस्य भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाए और इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि 10% जो वोट शेयर है वो उसका बढ़ेगा। दावा सही तो कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी ये चुनौती होगी, ये भी सवाल एक यहां पर बनता है। और 2018 के चुनाव में 41% बीजेपी का वोट शेयर था। आज इसी गुणा गणित पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन पहले कुछ वर्जन है वो हम आपको सुनवा देते हैं, फिर इस चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ से युवाओं के साथ नई सदस्यता, नए लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का अभियान किया था। जो इस कैंपेन में भी उसको जोड़ा था, मुझे आपको उसका आंकड़ा बताने में बड़ा गर्व महसूस करता हूं कि सदस्यता के अभियान में भारतीय जनता पार्टी ने आज तक, कल की रिपोर्टिंग है, अभी तक 23,65,711 लोगों को मध्य प्रदेश के मन में मोदी जो कैंपेन लॉन्च किया था उसके अंतर्गत अभी तक लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। इस सदस्यता अभियान में 8,40,784 बहनों ने, 65% बहनों ने टोटल सदस्यता की मेंबरशिप भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी क्या दावा करती है उसकी पोल तो इस बात से ही खुल गई कि उन्होंने कहां से केंद्रीय मंत्री और सांसद और पता नहीं किस राष्ट्रीय महासचिव को विधानसभा में विधायक का चुनाव लड़ने के लिए खड़ा किया जा रहा है। इससे लग रहा है कि उनका कितना आत्मविश्वास है। भारतीय जनता पार्टी ने मतदाता सूचियों में घपले करे हैं, कोई दो मत नहीं है। जो फर्जी मतदाता थे उनके हमने नाम हटवाए गए हैं और जो वैध मतदाता थे उनके नाम जुड़वाने का काम किया है। हमारी जो टीम थी उसने इस प्रकार से काम किया है और 4 तारीख को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन के बाद में अगर कोई गलतियां और मिलेंगी हम फिर आगे कार्रवाई करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी 51% वोट शेयर करने की दिशा में आगे बढ़ी है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही कि जो तमाम सारे कार्यक्रम, तमाम सारे उसके आयोजन रहे हैं उसका फायदा उसको मिला है, नए सदस्य बने हैं, नए वोटर बढ़े हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ, और मन में मोदी नाम से जो सदस्यता अभियान चलाया गया, उसकी जो शुरुआत हुई, उसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो क्या 51% वाकई वोट शेयर तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है? अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी ये चुनौती होगी, ये भी एक यहां पर बड़ा सवाल है। और इसके अलावा तमाम सारे जो कार्यक्रम रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, घर घर दस्तक अभियान से वोट शेयर बढ़ाने की तैयारी, कार्यकर्ताओं की टोलियां घर घर पहुंचने को तैयार, बूथ स्तर पर मोर्चा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता घर घर करेंगे संपर्क, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू हुआ अभियान। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, बातचीत होगी। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपको तारुफ करा देता हूं, परिचय करा देता हूं, फिर इस चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनका हम तारुफ कराते हैं। हमारे साथ में हैं मंजरी जैन जी, मीडिया पैनलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी। स्वागत है मंजरी जी आपका। हमारे साथ में है आनंद तारण साहब, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। आनंद जी आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार चेतन भट्ट साहब हैं। चेतन भट्ट साहब आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहले चेतन भट्ट साहब के पास ही आता हूं। चेतन भट्ट साहब, जिस तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें,
हालांकि 2018 में अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो जो वोट परसेंटेज कांग्रेस का था लगभग लगभग वही या थोड़ा ज़्यादा वोट परसेंट भारतीय जनता पार्टी का था, लेकिन सरकार वहां पर कांग्रेस ने बनाई। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तमाम कार्यक्रमों के जरिए कोशिश रही है कि 41% से 51% इसको बढ़ाया जाए। अब ये कहा जा रहा है कि जो उसके कार्यक्रम थे या जन आशीर्वाद यात्रा थी या मन में मोदी नाम से जो सदस्यता अभियान था, उसका एक पूरा जो अंक गणित या गुणा गणित सामने पेश किया है, उसके अनुसार दावा किया जा रहा है कि हम उस वोट शेयर तक पहुंच रहे हैं। इतना आसान है ये कि एकदम 41 से 51% पहुंच जाए? राजेश जी, 2018 में जो कुछ भी हुआ था उससे भारतीय जनता पार्टी बहुत चौकस है, क्योंकि बहुत थोड़े से अंतर से ही उनकी सरकार चली गई थी। 8 या 10 विधायकों का अंतर था और जो वोट प्रतिशत आपने बताया उसमें भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उस अंतर को पाट के एक बहुत बड़ी खाई बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच। जाहिर सी बात है कि जितने भी कार्यक्रम अभी लगातार भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं वो सीधे सीधे मतदाताओं को अपने पक्ष में लेने की कोशिश है। और जिस तरह से शिवराज सिंह जी ने घोषणाएं की हैं तमाम जो समाज के वर्ग हैं उनके लिए, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे वो आदिवासी हों, चाहे कोई भी हो, सर तमाम लोगों को उन्होंने जिस तरह से अपना खजाना खोला है उससे कहीं ना कहीं लोगों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक आकर्षण तो बढ़ा है। क्योंकि देखिए जो वर्तमान में मिल रहा है उसको लेना चाहता है, भविष्य में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा इस पे आदमी विश्वास नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यक्रम है, देखिए कार्यक्रम तो कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तूफानी गति से तमाम तरह के कार्यक्रम करती है उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ जाती है। जन आशीर्वाद यात्रा हो या जमुनी मैदान प्रधानमंत्री का भाषण हो, आप देखिए कि तमाम वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं वो भोपाल में बैठे हुए हैं, जो फीडबैक दे रहे हैं किस तरह से जो सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारा जा रहा है ताकि हम कहीं भी चूक न कर पाए। क्योंकि ये चूक अगर हुई तो फिर आप समझ लीजिए कि 5 साल के लिए फिर भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बैठना पड़ेगा। हाँ, ये अलग बात है कि अगर 7, 8, 9, 10 लोगों का अंतर अगर रहा इस बार भी तो भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बना लेगी, क्योंकि वो साम दाम दंड भेद इन तमाम नीतियों का बहुत अच्छे से पालन करती है। बेहतर बात चेतन भट्ट साहब आप कर रहे हैं कि शाम दाम दंड भेद, और मुझे लगता है कि चेतन भट्ट साहब ये भी रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक मिशन बनाया कि कैसे 41% से इसको 51% तक पहुंचाना है। हालांकि कितना कामयाब भारतीय जनता पार्टी इसमें हो पाती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, मध्य प्रदेश का वोटर ही बताएगा 2023 में जब चुनाव होंगे विधानसभा के। सीधे आनंद तारण साहब के पास में आता हूं। आनंद तारण साहब, अगर बात की जाए 2018 की तो 41% के आसपास आपका भी वोट शेयर था और भारतीय जनता पार्टी के कुछ पॉइंट में उसका वोट शेयर था। हालांकि आप उस जो जादुई आंकड़ा है 116 उसके भी करीब पहुंचे थे। मेरा सीधा सा सवाल इस बात को लेकर है कि जब भारतीय जनता पार्टी जो 51% वोट शेयर की बात कर रही है, कांग्रेस की, क्योंकि उसके तमाम सारे प्रोग्राम कार्यक्रम वो कह रहे हैं कि अब हम 51% तक पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी या फिर कांग्रेस ने भी किस तरह से इस पर काम किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तुफेल में चल रही है। अभी मध्य प्रदेश में जो स्थिति निर्मित की है भारतीय जनता पार्टी ने, तो पिछली बार आप बोल रहा वोट प्रतिशत का, वोट प्रतिशत तो लगभग बराबर जो आप बता रहा हो, वोट प्रतिशत कांग्रेस का इसलिए ज्यादा था, बोलते भारतीय जनता पार्टी के हमारे वोट ज्यादा मिले थे। आपको पता होगा कि एक सीट पर कांग्रेस ने छोड़ दी थी अपने सहयोगी दल के लिए, और इसलिए इनको एक सीट का जो 10, 20, 30, 40 हजार जो बताते हैं इतना हमारा बढ़ गया था, वो केवल इसलिए बढ़ गया था कि एक कांग्रेस ने जो सीट छोड़ी थी उसके कारण इनको लगता है कि इनका वोट प्रतिशत बढ़ा है, जबकि वोट प्रतिशत कांग्रेस से ज्यादा इसलिए नहीं था। जब कांग्रेस ने सरकार बनाई अपनी, निश्चित रूप से कांग्रेस का वोट प्रतिशत ज्यादा होगा। जब हमारे पास सीटें ज्यादा थी, जब हमारे विधायक ज्यादा थे, तो निश्चित रूप से। मगर क्या है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में परंगत है हर मोर्चे पे। कोई भी मोर्चा उस पर इन्हें झूठ के अलावा इनके पास कुछ नहीं है, झूठ का पूरा परोसने में आदी है। तो ये जो दूसरा ये कि जो 51% क्या है, अब ये तुफेल में चल रहे हैं। मैं पिछले लगभग 10-11 महीने, जिस दिन कमलनाथ जी का जन्मदिन था उसके बाद, जब भी मैंने
प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपके चैनल पे भी कई बार आया हूँ। मैंने हमेशा ये बोला है कि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में 60 सीटें मिलेंगी, उसमें आप 10% प्लस कर लें या 10% माइनस, इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को। कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की आम जनता के पीठ में छुरा भोंका है। वही जो जनादेश कांग्रेस को दिया था, कांग्रेस को जनादेश दिया था, उसका दुरुपयोग किया उन्होंने, ताबड़तोड़ तरीके से सरकार गिराई, सरकार गिराकर और एक ऐसी सरकार गिराई जो कमलनाथ जी काम कर रहे थे। कमलनाथ जी ने जो लगभग 11.5 महीने में जो काम करके दिखाया, तो निश्चित रूप से उससे पूरे हिंदुस्तान सहित मध्य प्रदेश की जनता प्रभावित थी। कमलनाथ जी ने जो काम करके दिखाया, उन्होंने अगर 100 रुपए में 100 यूनिट लाइट दी, उन्होंने ये बता दिया उसको कर देके। और हमारे पत्रकार मित्र जो आपके साथी हैं वो भी तक बोलने लगे थे कि हाँ हमारा बिल 100 रुपए का आने लगा। दूसरा जो 55 लाख किसानों की जो फाइल थी, उसके ऊपर उन्होंने जाकर सबसे पहले दस्तखत किए 1 घंटे के अंदर शपथ लेने के बाद, और उसमें 27 लाख किसानों के हमने 11 महीने में 11.5 महीने में कर्जे माफ किए। तो निश्चित रूप से जो कमलनाथ जी ने जो सरकार लेकिन आनंद तारण जी अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी, वो कह रहे हैं ना कि 23,65,711 नए सदस्य बने हैं, 8 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, 14,11,754 नए लोगों ने पहले। नहीं लगता ये जो आंकड़े हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उस पर काम किया है? अगर कांग्रेस ने काम किया है तो कांग्रेस के पास भी तो ऐसे आंकड़े होंगे। मैंने क्या बोला कि हम जनता की नब्ज पे बैठे हैं, हम जनता के दिलों में बैठे हैं, हमने काम करके दिखाया। हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने भी इस मामले में काम किया है, और निश्चित रूप से अगर हमने काम किया है तो हमें पता है कि काम करने का तरीका क्या होता है। कमलनाथ जी ने वो सब करके दिखाया। भारतीय जनता पार्टी, एक बात बताइए आप, क्या हिंदुस्तान में आज तक के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री ऐसा हुआ है कि जो बार बार प्रदेशों के चक्कर लगा रहा हो? मध्य प्रदेश में 6-7 चक्कर लगा चुके। शायद आपकी अगर पत्रकारिता का इतना समय जितना भी बीता हो, आपने जो भी प्रधानमंत्री जब भी रहे देखे हो, तो क्या आपने कोई ऐसा प्रधानमंत्री देखा जिसने बार बार एक प्रदेश के बार बार चक्कर लगाया हो? भाई ये तो साहब अच्छी बात है अगर मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आते हैं और केंद्र की योजनाएं आती है तो इससे तो डेवलपमेंट और विकास होगा ना। ये मैंने आपसे क्या बोला कि क्या हिंदुस्तान में आज तक के इतिहास में क्या इनके अलावा ऐसा कोई प्रधानमंत्री पैदा? राजीव गांधी का दौर भी हमने देखा है। आज अगर हम हमारा देश मजबूती, चलिए हमारे साथ मंजरी जैन जी मीडिया पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी जुड़ चुकी हैं। मंजरी जी एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। बेहतर कम्युनिकेशन आपसे नहीं हो पा रहा था। मंजरी जैन जी, सीधा सा सवाल है कि अब आप दावा कर रहे हैं कि 51% वोट शेयर तक हम पहुंच रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये तो भाई जुमलेबाजी है इनका झूठ बोलने का काम है, कोई आधार नहीं है इसके पीछे। जवाब दे दीजिए कि कैसे, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर आप 51% हासिल कर रही हैं? जी, मैं बताना चाहूंगी आनंद जी को कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और ये एक कैडर बेस पार्टी है। और मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी का, वो रीढ़ की हड्डी है। हमारे हर बूथ पर आपको कार्यकर्ता मिलेंगे, इवन हमारे पन्ना प्रमुख तक बन गए हैं, पेज प्रमुख तक बन गए हैं, और कार्यकर्ता के अंदर उत्साह देखते बनता है। अभी आपने देखा कि हमारा जो महाकुंभ हुआ, उस अभी तक का सबसे बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन जो हुआ, मैं समझती हूँ इतिहास में पहला इतना बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। और आपने देखा कि किस कदर कार्यकर्ता के अंदर ऊर्जा थी, उत्साह था, उमंग थी। तो और जितने पंडाल के अंदर कार्यकर्ता थे उससे ज्यादा तो भोपाल की सड़कों पर कार्यकर्ता थे। पूरा जो भोपाल है वो भारतीय जनता पार्टी में लग रहा था। और आप ये देखिए कार्यकर्ता में अनुशासन कितना है। हमारे कई सांसद बाहर रह गए पंडाल के, तो उन्होंने बाहर खड़े होकर माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना। और हमारे जो कार्यकर्ता थे, किसी भी तरीके की उनके बीच में कोई अनबन या कोई घटना ऐसी छोटी सी भी ऐसी कोई झड़प या घटना समझ में नहीं आई। देखिए कार्यकर्ता कितना अनुशासन में रहा। तो ये हमारी पार्टी का अनुशासन है और कार्यकर्ता का समर्पण है। और वही समर्पण जो चाह है
कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए, वो कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचा रहा है। और मैं समझती हूँ कि जितनी योजनाएं आज भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के लिए चलाई हैं, मैं समझती हूँ कि कभी भी किसी भी सरकार ने, दशकों कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने कभी गरीब के उत्थान के बारे में नहीं सोचा। वो हमेशा कहते रहे गरीबी हटाएंगे, मगर उन्होंने गरीबी कभी हटाई नहीं। गरीबी को दूर करने के लिए उन्होंने कभी कोई ऐसे कदम नहीं उठाए जो सार्थक होते। उन्होंने तो सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति की और गरीब के वोट बैंक की राजनीति की, आदिवासियों के वोट बैंक की राजनीति की, उन्होंने दलितों के वोट बैंक की राजनीति की, तुष्टिकरण की राजनीति की। तो इस तरीके से जो इनका जो चेहरा था, जो इनकी नीति थी, वो जनता आप समझ चुकी कि इनका चाल चरित्र चेहरा क्या है। और इस समय जो इनकी पार्टी की हालत है, ना तो इनके पास नियत है, ना नीति और चलिए, न नियत है, न नीति है, और तमाम सारी चीजें। चेतन भट्ट साहब के पास में आ जाता हूं। चेतन भट्ट साहब, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, नो डाउट कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जमीनी स्तर पर काम करती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो तमाम ऐसे कार्यक्रम डिजाइन किए जाते हैं जिससे कि जो उसका कार्यकर्ता है, बूथ लेवल का कार्यकर्ता है, पन्ना प्रमुख है, कि वो एक्टिव रहे, वो गतिशील रहे, लगातार उसको चार्ज अप किया जाता रहा है। अगर जब मध्य प्रदेश में वोट शेयर बढ़ाने की बात होती है, गुजरात में हमने देखा कि किस तरह से गुजरात में काम किया गया, उसका फायदा जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ और एक ऐतिहासिक जीत हासिल की, उसमें वोट शेयर भी बढ़ा और उसमें सीटें भी बढ़ी। तो क्या जिस तरह की जो तैयारियां रही हैं, और फिर जब हम अभी देख रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरीके से एक्टिव है, यही कारण है कि जो गतिशीलता रही है भारतीय जनता पार्टी की, या तमाम सारे कार्यक्रम रहे हैं, और जिस तरह से एक मोटिवेट किया गया है कार्यकर्ताओं को, शायद भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कह रही है कि हमारा वोट शेयर बढ़ेगा, उसके पीछे की वजह यही है। देखिए राजेश जी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनाव को लेती है, एक चुनौती के रूप में लेती है। और आप देखिए कि गृह मंत्री हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे उनके केंद्रीय मंत्री हों, लगातार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। तो जब इतना बड़े बड़े नेता जब आते हैं किसी जगह पर, तो आप ये देखिए कि कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ता है और पोस्टर बैनर लगते हैं, लोगों तक वो बात पहुंचती है कि बड़े नेता आते हैं, बड़े नेताओं के भाषण सुनने के लिए जाते हैं। कांग्रेस ने काम किए थे, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने काम नहीं किए थे, लेकिन कांग्रेस के संग सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि उनका जो प्रचार तंत्र है वो बहुत कमजोर है। भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र इतना मजबूत है कि वो झूठ को भी सच बना देते। तो जब आप किसी बात को 100 बार कहते हो तो लोगों पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे 100 यूनिट वाली जो बात कही अभी आनंद जी ने, निश्चित तौर पे उस जमाने में 100 रुपया 200 रुपया बिल आया करता था, आज वो 3 4 हजार। लेकिन उस बात को आप भुना नहीं पाते। आप जो भी कार्यवाही, आप जो भी योजनाएं चलाते हैं कांग्रेस, वो उन योजनाओं को भुना नहीं पाता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी में एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो जो भी योजनाएं लाती है उसका पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को और अपने नेताओं को, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो। तो ये एक जो दोनों के बीच में अंतर है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ जाती है। जहां तक 51% का सवाल है, तो इसमें तो कोई शक नहीं कि भाई हर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह जागृत करने के लिए इस तरह के दावे करती है कि इस बार, हम पहले कहा गया था कि इस बार 200 पार, फिर अभी 150 पार पे आ गई है भारतीय जनता पार्टी। तो ये एक मोटिवेट करने की बात होती है अपने कार्यकर्ताओं में, ताकि वो ऊर्जा के साथ काम कर सके और चुनाव में पूरी ताकत लगा दे। भारतीय जनता पार्टी के साथ और कांग्रेस के बीच में अंतर कितना होगा, ये तो खैर अभी कोई कह नहीं सकता, क्योंकि हर दल ये चाहता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा वोट मिले और हम सत्ता में आए। लेकिन ये सारी जो कुंजी है वो तो मतदाताओं के पास है। चलिए, मतदाताओं के पास में, और सही बात है बिल्कुल कि लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। सीधे आनंद तारण साहब के पास में आता हूं। आनंद तारण साहब, आप कह रहे हैं, आप एनालिसिस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो आप गुणागणित लगा रहे हैं कि 60 से 70 सीटें ही उनके पास में आएंगी, इसके पीछे की वजह क्या है? कि क्या कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर जाके बहुत काम किया है? आप जिस तरह से तमाम सारे सवाल खड़े करते रहे, चाहे वो सरकार पर हो, चाहे पार्टी पर हो, आपका जो कार्यकर्ता है वो भी मैदान में रहा, या फिर इसके पीछे में किस तरह से इनपुट हैं आपके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 18 साल सरकार रही, 15 महीने सरकार कमलनाथ जी की रही। 15 महीने में 11.5 महीने कमलनाथ जी को काम करने का मौका मिला। कमलनाथ जी ने जो काम करने का तरीका अपना प्रस्तुत किया, जिस तरीके से उन्होंने काम किया, क्योंकि कमलनाथ जी का 40 साल का लंबा प्रशासनिक राजनीतिक अनुभव रहा है, 45 साल का मान लीजिए आप।
तो निश्चित रूप से जो उनका तरीका था उससे पूरे मध्य प्रदेश की जनता उनकी तरफ देख रही थी, आस लगा के देख रही थी कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से मध्य प्रदेश प्रगति के सोपान स्थापित करेगा। और लेकिन जो जिस तरीके से ताबड़तोड़ तरीके से 15 महीने के बाद सरकार को खरीद फरोख्त करके जो दबाव में जिस तरह से भी था तो उसको गिरा दिया गया। तो निश्चित रूप से आज मध्य प्रदेश की जनता जिसने जनादेश कांग्रेस को दिया था, कांग्रेस को 114 सीटें दी थी, भारतीय जनता पार्टी को लगभग 8 या 7 सीटें दी। तो निश्चित रूप से जब जनादेश कांग्रेस के फेवर में था, मगर तो ताबड़तोड़ तरीके से सरकार भाजपा ने अपनी बना ली। बनाने के बाद जिस तरह की स्थिति हुई, कोरोना काल में आप देख लीजिए हजारों लाशें हम देख रहे हैं, व्यवस्था नहीं कर पाई सरकार, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पाई, बेड की व्यवस्था नहीं कर पाई, किस तरह से हालतें खराब थी। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री की उस दौरान मृत्यु हो गई उस काल में। ताड़ साहब, आपके कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से कमलनाथ जी की अगर बात करें तो उनको मैनेजमेंट गुरु कहा जाता रहा है जब वो केंद्र में थे, तो आप यानी कि कमलनाथ का जो मैनेजमेंट है उसी के आधार पर आप कह रहे हैं कि नहीं कांग्रेस बेटर पोजीशन में है और एक रिकॉर्ड बनाएगी जिस तरह से आप कह रहे हैं, या और कोई वजह भी रही है वहां? तो क्योंकि पूरे दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में है। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री लगातार मध्य प्रदेश आ रहे हैं, उसका फायदा उनको मिलेगा, इसके लिए वो बुला रहे हैं। अमित शाह वहां पर आ रहे हैं, प्रदेश नेतृत्व भी लगा हुआ है, केंद्रीय नेतृत्व लगा हुआ है। ये बड़ी चुनौती नहीं है आपके लिए? देखिए, हम कांग्रेस के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। आज केंद्रीय नेतृत्व सीधे लगा है भारतीय जनता पार्टी का, और केंद्रीय नेतृत्व अपने लिए परेशान है। आने वाले 2024 में केंद्रीय नेतृत्व को जो तकलीफ दिख रही है सामने, जो इंडिया गठबंधन हुआ है, और इंडिया गठबंधन के कारण उन्होंने भारत नाम को आगे दे दिया, और किस तरह से जो चीजें सामने आई कि एक छोटे से, जो हम बोलते हैं विश्व गुरु की हम बात करते हैं, एक छोटे से देश ने हमें किस तरह से आके हमें चलिए मंजरी जी के पास में आ जाता हूं। मंजरी जी, सवाल इस बात को लेकर है कि वो आंकड़े जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सामने रखे गए हैं कि किस तरह से उन्होंने नए सदस्य बनाए हैं, किस तरह से रजिस्ट्रेशन हुए हैं, किस तरह से मन में मोदी नाम के जो सदस्यता अभियान है वो चलाया गया, या फिर बूथ स्तर पर मोर्चा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता घर घर संपर्क की। लेकिन अगर इतनी सारी चीजें हैं तो फिर जिस तरह से अगर देखा जाए, अभी आपकी जो दूसरी सूची आई उसमें आपको 7 सांसद जो है उनको मैदान में उतारना पड़ा, नहीं लगता कि जो अंदर खाने या जो जिस एनालिसिस की बात होती है कि भारतीय जनता पार्टी ये मानती कि चुनौती बड़ी है, इसीलिए तमाम तरह की एक्सरसाइज केंद्रीय नेतृत्व भी लगा हुआ है प्रदेश नेतृत्व के साथ में। अगर वोट शेयर इतना तेजी से बढ़ा है तो फिर आखिर इस तरह की चीजें क्यों देखने को मिल रही हैं? देखो, मैं आपको एक तो जो भट्ट साहब ने कहा था कि कांग्रेस जो है वो अपने कामों को भुना नहीं पाती, तो मैं उसका भी पहले जवाब देना चाहूंगी कि कांग्रेस ने ऐसे कोई काम नहीं किए थे। मैं माननीय भट्ट साहब जी की बात को थोड़ा सा अलग उसमें ले जाना चाहती हूँ। भट्ट साहब बड़े आदरणीय हैं जी, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार इस देश में और इस प्रदेश में सबसे ज्यादा रही, लेकिन उस समय देखिए आप, प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 11,718 रुपए। आज कितनी है? 1,40,000 रुपए। पहले जीडीपी थी 4.43, आज है 16.43। तो अगर हम कृषि विकास दर देखते तो 3% थी पहले, और आज 19% है। पहले यदि हम सड़कों की बात करें तो 64,000 किलोमीटर टूटी फूटी गड्ढे वाली सड़कें थी, जहां साइकिल चलाना मुश्किल था। आज सरपट दौड़ती गाड़ियां हैं। हमने 5 लाख किलोमीटर सड़कें ऐसी बनाई हैं जो क्वालिटी बेस्ड सड़कें हैं। आज चाहे बुंदेलखंड देख लीजिए, चाहे मालवा देख लीजिए, चाहे बिंद देख लीजिए। मैं समझती हूँ बुंदेलखंड को हम सबसे पिछड़ा इलाका मानते थे, जहां जाना बड़ा मुश्किल होता था। आज वहां की सड़कें देख लीजिए, मैं अभी घूम कर आई हूँ। अगर हम किसानों की बात करें, सिंचाई की बात करें, तो सिंचाई पहले कितनी थी? 7,500 हेक्टेयर भूमि सिंचित थी। आज 45 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है, और हम 65 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित करने की तरफ बढ़ रहा है, और इसीलिए आज हमें 7 कृषि कर्मठ अवार्ड्स भी मिले। और रही बात कि एक आपने जो सवाल पूछा था, कृपया आप उसे दोहराएं। मैं ये कह रहा हूँ, मंजरी जी ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि जो तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ कोई आपने आंकड़े रखे, मेरा सवाल ले लीजिए, शायद आपको विस्मृत हो गई उससे। मेरा ये है कि जब इतनी सारी चीजें हैं, इतना सारा आप कह रहे हैं, आंकड़े दे रहे हैं कि 51% वोट शेयर तक हम पहुंच रहे हैं, तो ये तमाम सारी चीजें जो करना पड़ रही है कि 7 सांसदों को आपको मैदान में उतारना पड़ रहा, 3 केंद्रीय मंत्री हैं उसमें। वही मैं जवाब दे रही थी आपको कि देखिए, अगर कोई भी हम युद्ध में जाते हैं
तो हमें पूरी तैयारी करके जाना चाहिए। ये तो हमें हमेशा से सिखाया गया कि हमारे तर्कश में अभी कितने तीर है हम सबको नहीं बताएंगे और एक एक तीर करके निकालेंगे। चलिए वक्त दूसरी कम है, बात छोटा यह सा है कि कमेंट हमारे चेतन भट्ट भारतीय साहब से जनता ले लेता हूं, पार्टी आपने भी कुछ में सवाल कोई खड़ा भी किया था। नेता मैं नहीं होता चलिए है, कोई मंजरी भी जी, सांसद वक्त नहीं, कम है, पहले मैं काम 1 मिनट में करता है। चेतन भट्ट साहब के साथ में आपने जो बात कही और मेरा सवाल नहीं, चेतन राजेश भट्ट जी, साहब, जिस मुझे तरह वैसे ही से बहुत कम अगर समय बात मिला की था जाए, बोलने का। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी कह रही कि इतने फीसदी वोट शेयर बढ़ा, लेकिन मुझे लगता है कि जो चीजें दिख रही हैं वो कम, चुनौतियां कम नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसीलिए तमाम सारी चीजें आप सब कुछ देख रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व को भी देख रहे हैं, प्रदेश नेतृत्व को भी देख रहे हैं, और जिस तरह से सूची आ रही है वो किस तरह से आ रही है चेतन भट्ट साहब? देखिए, इसमें तो कोई संदेह की बात नहीं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है, चाहे वो छोटा चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो, सांसद का चुनाव हो। और ये सही भी है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी पूरी ताकत झोंकना है अगर उसको राजनीति में रहना है, और राजनीति में रह के अगर सत्ता प्राप्ति के लिए अगर वो पूरी ताकत झोंकती है तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं। जी। जहां तक रही बात जो आपने अभी आंकड़े बताए मंजरी जी ने, तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी सरकार होती है, अगर 2004 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है, अगर कोई दूसरी सरकार होती तो निश्चित तौर पे वो भी इसी प्रकार के आंकड़े प्रस्तुत करती, क्योंकि देखिए 15-17 साल में हर चीजें बदली हुई हैं। ऐसा नहीं कि अगर कांग्रेस की सरकार होती और नहीं होता तो बात अलग थी, लेकिन अगर आपको इतना वक्त मिला है तो आपको निश्चित तौर पे दूसरों को भी उतना वक्त मिलता है, तो निश्चित तौर पे वो भी आंकड़े हो सकता है कि आपसे कम भारतीय जनता पार्टी से कम हो, लेकिन जो आय बढ़ाने की बात है या उसकी चलिए तो वक्त की चूंकि कमी है, वक्त की चूंकि कमी है, और भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि 51% वोट शेयर की तरफ वो आगे बढ़ रही है। लेकिन 2023 का जो इलेक्शन है, जो चुनाव है विधानसभा का, जो जंग है, वो मुझे लगता है कि काफी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों के लिए काफी जो चुनौतीपूर्ण डगर है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है तमाम एनालिसिस के जरिए कि इस बार का जो चुनाव है अलग होगा, अलग अंदाज में लड़ा जाएगा, वो अंदाज दिख भी रहा है। तीनों मेहमानों का यहां पर मैं धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। तो कुल मिलाकर जिस तरह से बीजेपी का जो मिशन 51 है, उसके जो आंकड़े भारतीय जनता पार्टी ने सामने रखे हैं कि किस तरह से वो 51% वोट शेयर की तरफ बढ़ रही है, अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बेहतर होगा। लेकिन जो चीज़ें हैं कि 2023 में जो चुनाव है, जो इलेक्शन है, या जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो मुकाबला है, किसका मैनेजमेंट, किसका मनोविज्ञान, किसका गणित बेहतर होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। IND एनालिसिस बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।